आपका स्वागत है क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर। 1983 से 84 के दरमियान जब समद खान आर्थर रोड जेल में सज्जा काट रहा था, तब वो अकेले अपने बूते पर हुकूमत चलाता रहा। इसके बावजूद कि इसके पहले जेल पर दाऊद के आदमियों का पूरा कंट्रोल था। जेल बहुत से गैंग्स के अपराधियों से भरी हुई थी, जिनमें से ज्यादातर दाऊद के आदमी थे। तब भी दबदबा समद का ही था। वो गवाहों को धमकाता और लोग उसके पास मदद के लिए भागे आते। यहां तक कि उसने जेल के कर्मचारियों तक को अपने कंट्रोल में कर रखा था। उसकी कोठरी में कलर टीवी और वीसीआर लगा हुआ था। जेल के अंदर ऐसा रुतबा और किसी गैंगस्टर का नहीं रहा। गिरफ्तारी के दौरान वो दरबार तो लगाता ही था, लोगों से पैसे भी वसूलता था। उसके तानाशाह रवैये और ताकत को देखकर लोग सोचते थे कि अगर वो जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी ऐसी वसूलियां कर सकता है, तो वे उससे कभी कोई वास्ता न रखना ही पसंद करेंगे। वो सब मारे डर के पैसे देते जाते और वो लंबे अरसे तक उनकी इस मानसिक हालत से खिलवाड़ करता रहा। उसने उन मीठी यादों को दोहराया जब उसने कालिया एंथनी ने और अब्दुल कुंजू ने उन दो गवाहों की खबर लेने का फैसला किया था, जिन्होंने पासपोर्ट एजेंट राजा सिंह ठाकुर की हत्या के मामले में उसके अगेंस्ट गवाही दी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि सेशन कोर्ट में पूरा मामला इन दो गवाहों की गवाही पर खड़ा हुआ था। वो उन्हें खामोश करना चाहता था। मामले के ये दोनों मेन और अचूक गवाह थे, गुलाम हुसैन और नसीर हुसैन। उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि अगर ये दोनों गवाह पलट जाए तो वह फैसले को अपने पक्ष में मोड़ सकता है, और एक बार उनकी गवाही बदली तो वो आसानी से जेल से बाहर हो जाएगा। उस दरबार में जिसमें एंथनी, कुंजू और उसके दूसरे पिछलग्गू बैठे हुए थे, उसने दोनों गवाहों को बुलाया। सबसे पहला काम उसने ये किया कि उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें नंगा किया। फिर उसने एक नाई को बुलाया, उससे कहा कि वह उनके सिर, दाढ़ी, मूंछ और भौहें मुंड दे। जब उनका पूरा चेहरा मुंड दिया गया तो उसने उनसे कहा कि अगर उन्होंने उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया तो अगली बार ये उस तरह उनके बालों पर नहीं चलेगा, बल्कि उनके गले पर चलेगा और उनकी जुबान को काट कर रख देगा। उसने कहा कि जो वो उनसे कह रहा है अगर उन्होंने नहीं किया तो वो उन्हें जेल के अंदर ही टॉर्चर देकर मार डालेगा और जेल के अधिकारियों समेत कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। धमकियों के ही बल पर समद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। सेल्फ म्यूटिलेशन से भरे अपने ख्यालों में खोया हुआ वो जैनों के मर्डर्स के तुरंत बाद के वक्त के बारे में सोचने लगा, जब उसने करीम लाला के लिए अपनी वफादारी और प्यार का सबूत पेश किया था और पुलिस के सामने सरेंडर किया था। जब रणवीर जैन की हत्या का भेद खुल गया तो पुलिस समद को कटघरे में खड़ा करने को लेकर बेचैन थी, लेकिन वो फरार था। इसलिए पुलिस ने करीम लाला को नॉवेल्टी सिनेमा के पास के उसके फ्लैट में जाकर पकड़ा और हिरासत में ले लिया। पुलिस के लोग लाला के लिए समद की वफादारी और लगाव से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने करीम लाला से वादा किया कि अगर समद सरेंडर कर देगा तो वे उसे छोड़ देंगे। पुलिस जानती थी कि सिर्फ लाला ही समद तक पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने करीम लाला को यह धमकी तक दे डाली कि अगर समद उनके हाथ नहीं लगा तो इस मामले में लाला को ही फांस लेंगे। इससे लाला बौखला गया और उसने अपने दोस्त हाजी मस्तान के पास संदेश भेजा कि बेहतर होगा कि समद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे। हाजी मस्तान ने कई सारे संपर्कों के रास्ते किसी तरह यह बेहद जरूरी संदेश पहुंचाया। उसने समद को अपने बूढ़े रिश्तेदार की खातिर सरेंडर के लिए राजी किया और उससे यह तक कहा कि उसकी बेल का इंतजाम हो जाएगा और वो कुछ ही समय में जेल से बाहर होगा। समद जानता था कि सरेंडर ही एकमात्र हल है, इसीलिए लाला के प्यार की खातिर उसने खुद को पुलिस के हाथों सौंप दिया। वो जुलाई में गिरफ्तार हुआ और 2 महीने जेल में रहा। सितंबर में वो एक बार फिर आर्थर रोड जेल से छूट गया और हमेशा की तरह जेल से छूटते ही उसने तबाहियां मचाते हुए, लोगों को धमकाते हुए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही मौका था जब हाजी मस्तान ने करीम लाला को समझाया कि अगर वह पुलिस से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो समद के साथ अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दे। इसीलिए गुस्से से उबलते हुए समद ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है जब उसे अपना खुद का रास्ता चुनना होगा। अब वह अपने दम पर काम करेगा और खुद ही एक गैंग का सरगना बनेगा। करीम लाला की मदद या सरपरस्ती की अब उसे कोई जरूरत नहीं है। यही सब सोचते हुए उसके मन में एक ख्याल आया। जेल में रहते हुए उसने जिस तरह दाऊद के गैंग के लोगों पर अपना दबाव बनाकर रखा था, उसके चलते और पठानों के साथ अपने रिश्तों के चलते दाऊद के मन में उसके लिए जो गलतफहमियां पैदा हुई होंगी, उसने उन गलतफहमियों को दूर करने के बारे में सोचा, ताकि कम से कम एक मोर्चे पर तो अपनी हिफाजत को लेकर वह निश्चिंत हो सके। समद ने दाऊद के साथ एक बैठक की
और अपनी दोस्ती और वफादारी के दावे करते हुए और दोनों के बीच किसी भी तरह के बैर भाव को खत्म करने का इसरार करते हुए दाऊद की तरफ शांत मन से हाथ बढ़ाया। उसने दाऊद के साथ अपनी वफादारी को जोड़ते हुए जोर देकर कहा कि आलमजेब, अमीरजादा और दूसरे पठानों के बीच जो कुछ भी हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं था और सबीर की हत्या में वह किसी भी तरह से शामिल नहीं था। इसलिए दाऊद के मन में उसे लेकर कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। दाऊद को हालांकि थोड़ी हैरत हुई और वो अलर्ट भी था, लेकिन उसने इस आदमी की हिम्मत और खुलेपन की सराहना की और जिस शिद्दत तथा ईमानदारी के साथ वह उसके पास आया था उसकी इज्जत की। समद ने अपना हाथ दाऊद की तरफ बढ़ाकर उसका दिल जीत लिया। उसने दोस्ती तो हासिल कर ही लिया था, भले ही कुछ वक्त के लिए ही सही। ये जानने के बाद समद राहत की सांस लेता हुआ घर वापस लौटा। लेकिन अगले ही दिन जब वह किसी बार में बैठा हुआ था तो एक मुखबिर ने उसे बताया कि दाऊद का छोटा भाई नूरा उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था। पता चला कि नूरा समद के बारे में अनाप शनाप बक रहा था और कह रहा था कि अगर वह लाला का भतीजा न होता तो उसे बहुत पहले ही निपटा दिया गया होता। अपने चचा से ठुकराए जाने का ताजा ताजा झक्म लिए और ताकत से फूला हुआ समद इस इंसल्ट से तिलमिला उठा। समद की वहशी मानसिकता को खुली चुनौती दी गई थी और उसकी कुख्याति पर सवाल उठाया गया था। एक पठान होने के नाते और यूं भी अपने गुस्ताख क्रूर तरीकों के लिए कुख्यात होने के नाते ये बात समद की समझ से परे थी कि कोई वाकई उसकी आजादी और खुददारी पर सवाल उठा सकता है। उसने तुरंत ही नूरा को ढूंढ निकाला और उसी दिन यानी दाऊद के साथ अपनी सुलह के दूसरे ही दिन उस पर हमला कर दिया। उसने अकेले ही नूरा की पिटाई की और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसने मुस्कराते हुए याद किया कि उसने कैसे दाऊद के गुर्गों के सामने नूरा को पीटकर काला नीला कर दिया था और कोई भी उसे बचाने नहीं आ पाया था। अगर मैंने दाऊद के साथ दोस्ती न की होती तो नूरा को जैन की तरह तड़पा तड़पा कर मार दिया होता। समद खुशी से दांत निकालते हुए सोच रहा था। ताज्जुब की बात थी कि दाऊद ने तुरंत ही पलटवार नहीं किया, जिसका मतलब समद ने यह निकाला कि दाऊद ने उसके कृत्य को जायज रूप में लिया है। इसीलिए 4 अक्टूबर 1984 को जब समद अपने अपार्टमेंट से निकलने लगा तो उसने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और पाया कि उसकी सिगरेट आखिरी कगार पर पहुंच चुकी है। उसने उसे बालकनी से बाहर फेंक दिया। उसने नीचे उमंग से भरे लोगों को गुजरते हुए देखा। जाने से पहले शिल्पा की आंखों में झांकते हुए न जाने क्यों उसे लगा कि उसकी हवस उसे बुरी तरह से शिल्पा की तरफ खींच रही है, लेकिन फिर उसने अपनी इच्छा पर काबू करने का फैसला किया। उसने अपने हाथों को शिल्पा की अंगुलियों की पकड़ से झटके से छुड़ाया और चल पड़ा। जब उसने लिफ्ट का बटन दबाया तो किसी धुंधली सी आशंका ने उसे घेर लिया। कुछ ही मिनटों में जब लिफ्ट ने इमारत के निचले तल को छुआ तो एक झटके से उसके विचारों की नींद टूटी। वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला उसने महसूस किया कि मौत उसके सामने खड़ी है। समद खान सन्न रह गया। दाऊद और उसका भाई अली अंतुले, छोटा राजन और अब्दुल हमीद उसके सामने खड़े हुए थे, पत्थरों की तरह खामोश। उन सब के हाथों में रिवॉल्वर थे और उनमें से कोई भी बातचीत के मूड में दिखाई नहीं दे रहा था। समद ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उनकी बंदूकें बेतहाशा गोलियां उगलने लगीं। जब बंदूकें खामोश हुईं और धूल बैठ गई तब पता चला कि लिफ्ट में समद के साथ सवार उसके बॉडीगार्ड और उसकी बीवी को भी गोलियां लगी थीं। समद के जिस्म में 19 गोलियां लगी थीं। वो घटनास्थल पर ही मर चुका था। दाऊद ने समद के चेहरे पर थूका। समद को यह पता नहीं था कि नूरा पर किए गए उसके हमले ने दाऊद को जुनून से भर दिया था। आखिर समद उसके अपने भाई पर हमला कैसे कर सकता था, जबकि एक दिन पहले ही दाऊद ने उस पर दया दिखाते हुए पुरानी अदावतों को एक तरफ रख दिया था और उससे हाथ मिलाया था, जबकि वो उसके पुराने दुश्मनों में से एक रहा था। दाऊद का ख्याल था कि यह सुलह असल में समद की बदनीयती से भरी चाल थी और वो इस सुलह से मुकर कर उसके साथ गद्दारी करना चाहता था। दाऊद समद की हरकत का बदला लेने और उससे हिसाब चुकता करने के आगे कुछ भी नहीं सोच सका और अपने जुनून की हालत में उसे लगा कि दोस्ती की ये आड़ उसे निहत्था करने का एक और बहाना भर है। दाऊद की हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि वह अपने हाथों किसी पठान की हत्या कर पाता, लेकिन अब तक वह उन पर हाथ नहीं रख पाया था। सबीर की हत्या उसके दिमाग में हलचल मचाए रखती थी। जब से वो अस्पताल में जाकर नूरा से मिला था तभी से वो एक अंधे जुनून से भरा हुआ था। उसने समद खान की हत्या करने और पठान गैंग के एक बेहद हिंसक अध्याय को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था। दाऊद द्वारा की गई समद खान की हत्या के बाद बंबई पुलिस ने पाया कि अब अति हो चुकी है।
दाऊद के खिलाफ पहले ही बहुत सारे आरोप थे और समद की हत्या के बाद पुलिस पूरे जोर से उसके पीछे पड़ गई। 1986 में दाऊद अंतिम रूप से बंबई छोड़कर चला गया। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट जरूर करना।